गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का शीर्षक है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना कैसे हुई, यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया और इसे लाने वाले कौन थे, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे पाठ या अध्याय दूसरा में। इसके पहले आपने पहले अध्याय में यूरोप में औद्योगिक क्रांति का उदय ये पढ़ा था, और औद्योगिक क्रांति यूरोप में सबसे पहले आया था। वहाँ पर उद्योगों की स्थापना हुई, उसके साथ साथ उनके व्यापार का विस्तार भी हुआ था। और अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए ये हर देश में जा जाकर अपना व्यापार करते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और उनका धर्म था ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और व्यापार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। उसी समय भारत में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत आया था, उन्होंने यूरोप से लेकर भारत में नए समुद्री मार्ग की खोज की, जिससे यूरोप से लेकर भारत तक का व्यापार करने में हमको सुविधा मिली थी। यहाँ पर भारत में सबसे पहले यूरोपी में पुर्तगाली लोग आए थे। पुर्तगाली लोगों का सबसे प्रमुख उद्देश्य था यहाँ से व्यापार करना और अपने धर्म का प्रचार करना। तो इनके व्यापार करने के लिए इनका प्रमुख चीज़ क्या चीज़ था? प्रमुख था इसमें मसाले थे, कपड़े और नील। ये तीन चीज़ों का व्यापार ये मुख्य रूप से करते थे। और इसके बदले में भारत को ये लोग सोना और चांदी देते थे। मसालों का और नील का और कपड़े की मांग यूरोप में बहुत अधिक होती थी, जिसके कारण से ये लोग यहाँ पर से कम कीमत में खरीदकर यूरोप में इसे अधिक कीमत में ले जाकर बेचते थे, जिससे उनको दुगना लाभ होता था। मसाले का अधिक मांग क्यों था? क्योंकि वहाँ के लोग प्रायः मांसाहारी थे। मांसाहारी होने के कारण से ये अपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए मसालों का अधिक करके उपयोग करते थे, जिसका उत्पादन यूरोप में नहीं होता था और उसकी मांग ज़्यादा थी। इसीलिए भारत से ये लोग मसाले ले जाकर वहाँ पर दुगने कीमत में बेचते थे। इसी के आधार पर जब यूरोपियों को अधिक लाभ कमाता देखकर यहाँ पर जो डच थे, फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे इंग्लैंड के, उन लोगों ने भी यहाँ भारत में आकर अपना व्यापार करना प्रारंभ किया। इसी के आधार पर देखोगे उस समय जो भारत में प्रमुख रूप से जो व्यापारिक केंद्र था वो था सूरत। सूरत यहाँ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और उसी के आधार पर यहाँ पर जो पुर्तगाली थे, इन लोगों ने गोवा में, दमन में, दीव में अपना व्यापारिक कारखाना खोला था। और उसके बाद यहाँ पर जब अंग्रेज और जो डच थे, फ्रांसीसी थे, इन लोगों ने यहाँ पर सूरत में, खंभात में, मछलीपट्टनम में, पटना में अपना व्यापारिक केंद्र खोला। इन लोगों की जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसी समय फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी राज्य की स्थापना की थी, जो आज भी अगर हम जाते हैं पांडिचेरी राज्य के पास में, तो आज भी हमको वहाँ पर फ्रांसीसी सभ्यता देखने को मिलता है। और अंग्रेजों ने वहाँ पर मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज किला, उसके आधार पर यहाँ पर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया था। किंतु व्यापारिक राजनीतिक कूटनीति से अंग्रेजों ने फ्रांसीसी और पुर्तगालियों को यहाँ से अलग कर दिया। इस प्रकार से देखते हैं हम कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना धीरे धीरे अनेक राज्यों में की गई थी। अब देखते हैं जो व्यापारिक सुविधा एवं युद्ध। जो उन लोगों को व्यापारिक सुविधा मिली हुई थी और उसी के कारण से युद्ध हुआ था, उसके बारे में अब हम आगे अध्ययन करेंगे। जो व्यापारिक सुविधाओं में उस समय जो बंगाल राज्य था वो एक संपन्न राज्य था। और संपन्न राज्य होने के साथ साथ जैसे अभी देखेंगे उड़ीसा है और बिहार है,
वो भारत के अंदर है, लेकिन बांग्लादेश बिल्कुल भारत से बाहर है। उस समय बंगाल में उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे। ये एक संपन्न राज्य था। यहाँ पर उद्योग है, चाहे व्यापार है, चाहे कृषि है, बहुत अच्छे तरीके से होता था, जिसमें उनको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ होता था। यहाँ का जो नवाब था वो अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां एक संपन्न राज्य का शासक था, जिसमें वे वहाँ पर लोग जो राज्य का खर्च भार संभालते थे, जो उसमें राजस्व वसूली बहुत अधिक मात्रा में की जाती थी, मतलब होती थी, जिससे वह एक खुशहाल राज्य था। अलीवर्दी की मृत्यु सन 1756 में होने के बाद वहाँ का जो नवाब बना उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बना, किंतु अंग्रेजों को जब वहाँ पर व्यापारिक और कारखाने में जो सुविधाएं मिली हुई थी, उसका अंग्रेजों ने गलत फायदा उठाना प्रारंभ कर दिया, जिसको देखकर सिराजुद्दौला रुक नहीं पाया और उसे रोकने का प्रयास किया था। उसी समय उसके जो सेनापति थे मीर जाफर के साथ अंग्रेजों ने इसके साथ मिलकर युद्ध किया। वही प्लासी का युद्ध के नाम से हम जानते हैं, जो प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था। सन 1757 के बाद यहाँ पर जो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और उससे अपार धन लूटा गया था। और ये जो व्यापारिक सुविधाओं का गलत उपयोग कर रहे थे अंग्रेज लोगों ने, इसको भी ज़्यादा देर तक का मीर जाफर सहन नहीं कर पाया और वह रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण से उसको भी अंग्रेजों ने कूटनीति के द्वारा उसकी सत्ता से हटा दिए। उसके बाद यहाँ पर मीर कासिम जो बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बनने में उससे बंगाल का नवाब बनाया गया, और बंगाल का नवाब जब बनाया गया तो उससे भी वहाँ पर धन लूटा गया था। और उसी समय प्लासी के युद्ध से सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को लाभ जो बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ से जो लगान था वो भारी मात्रा में वसूल करने का मौका मिल गया था, जिससे वे अपार धन लूटने लगे थे। इन चीज़ों से मीर कासिम बहुत ज़्यादा परेशान था और उसने व्यापार में जितने भी कर थे उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और जो कंपनी के कर्मचारी थे उन पर चुंगी कर लगा दिया, जिससे अंग्रेजों को मिलने वाली जो सुविधाएं थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, समाप्त ही हो गया। उनको जो सुविधा मिलती थी अंग्रेजों को व्यापार करने में, वे सुविधाएं समाप्त हो गई, और इसके कारण से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। उसी से परेशान होकर मीर कासिम ने जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर ये अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। यही युद्ध बक्सर का युद्ध कहलाता है, जो बक्सर के मैदान पर लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ युद्ध तो हुआ, किंतु इसमें ये जो शुजाउद्दौला और शाह आलम और मीर कासिम, इन लोगों की हार हो गई और अंग्रेज इसमें विजय हासिल किया। इसी से यहाँ पर इलाहाबाद की संधि प्रारंभ होती है। इलाहाबाद की संधि से ही बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था, क्योंकि जो शुजाउद्दौला को अवध का नवाब बना दिया गया। और इलाहाबाद की जो संधि थी, इलाहाबाद की संधि में कुछ शर्तों को मानना पड़ता था, शुजाउद्दौला को मानना पड़ा, तभी उसको अवध का नवाब बनाया गया। अवध का नवाब जब बना तो यहाँ पर उसके सामने जो शर्तें रखी गई थी वो शर्तें थी कि ये मुक्त व्यापार करेंगे। सबसे पहला शर्त तो ये था कि ये जिस राज्य में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की छूट दी जाए, ये एक पहला संधि था। दूसरी शर्त में रखा गया था
कि यहाँ पर जो कर लगता है, कर में छूट दिया जाए। और दूसरा था कि यहाँ पर जो सैनिक थे, जो सिराजुद्दौला के राज्य में जो सैनिक थे, वो ज़रूरत पड़ने पर वो सैनिक अंग्रेज़ों की सहायता करेगी। किंतु जो सैनिक थे, उनके राज्य में जो अंग्रेजी सैनिक थे, उन लोगों का खर्च भार सिराजुद्दौला नवाब उठाएगा। और तीसरा शर्त था कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए छोड़ दिया जाए एक। और तीसरा शर्त था कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बीच दीवानी वसूल करने का मौका दिया जाए, ताकि उनको अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अंग्रेजों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया था कि सिराजुद्दौला को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। और वो खाली एक नाम मात्र का शासक था, किंतु पूरा एकाधिकार प्राप्त करने में अंग्रेजों का हाथ था। अंग्रेजों का पूरे राज्य में एकाधिकार हो गया और सिराजुद्दौला था जो वो केवल एक नाम मात्र का शासक रह गया। यहाँ पर से देखते हैं द्वैत शासन व्यवस्था। द्वैत शासन व्यवस्था इसी को कहा जाता है कि दोहरा शासन। दोहरा शासन इसीलिए कहा जाता है कि एक तरफ तो सिराजुद्दौला वहाँ बंगाल का नवाब था, सारे लोग जानते थे कि वो हमारा नवाब सिराजुद्दौला है, किंतु पूरे शासन का कार्य या मनमानी करना या वहाँ से कर वसूल करना, व्यापार में छूट लेना या फिर सैनिकों की सहायता लेना, सैनिकों का खर्च भार, ये पूरा चीज़ देखोगे खर्च भार नवाब के हाथ में था, किंतु सैनिक केवल अंग्रेजों के लिए काम करते थे। तो यहाँ केवल सिराजुद्दौला नाम मात्र का शासक हो गया। इसी को हम दोहरा शासन व्यवस्था कहते हैं और यही द्वैत शासन व्यवस्था कहलाता है। तो बच्चों ये पाठ का जो है वो उसमें का आज अध्ययन किए हैं हम लोग। आगे वाले क्लास में इसमें का जो बचा हुआ पाठ है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाठ है और एक साथ पूरा अभी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एक साथ पढ़ाएंगे तो आप लोग भूल जाओगे। इसलिए आधा पार्ट अभी पढ़े हैं, भाग 1 और भाग 2 पार्ट 2 जो अगले क्लास में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने पर्सनल नंबर में फ़ोन किया था कि फर्स्ट अध्याय का, पहला अध्याय का उसमें का क्वेश्चन आंसर हमको नहीं मिला है। इसलिए आज की जो क्लास होगी उस क्लास के बाद जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा वो पहले अध्याय का रहेगा, जिसे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। और जो उतार लिए हैं उन लोगों से निवेदन है कि वो रोज़ 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन याद करेंगे, ताकि आप इसको भूलें ना और आपका रूटीन बना रहे। ठीक है, थैंक यू।